6 टुकड़ों में अनीता का कत्ल होने से पहले ये उसकी आखिरी जिंदा तस्वीर है और ये है अनीता को लाश बनाने वाला गुलामुद्दीन। 6 टुकड़ों में कटी अनीता की लाश की कहानी इतनी खौफनाक और पेचीदा है कि सुनकर दिल धड़क जाता है। लेकिन ये कत्ल की कहानी हैरान भी करती है क्योंकि वो मर्डर केस है जिसमें लाश पुलिस के पास है, कातिल पुलिस के पास है, लेकिन कत्ल की कहानी, कत्ल की वजह किसी को नहीं पता। हर जुर्म का कोई ना कोई मकसद होता है, कोई मोटिव होता है, लेकिन अनीता के कत्ल के पीछे का क्या मकसद है, क्या मोटिव है, किसी को नहीं पता। अनीता के घर वाले या जानने वाले छोड़िए, खुद पुलिस अनजान है कि अनीता के कत्ल के पीछे का मकसद कुछ ऐसा है जो पुलिस दुनिया के सामने लाना नहीं चाहती, या फिर क्या इसकी वजह यह है कि अनीता के घर वाले अंतिम संस्कार छोड़िए, सच्चाई का खुलासा होने तक, पोस्टमार्टम तक कराने को राजी नहीं है। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन अनीता के कत्ल की वजह जोधपुर में हर कोई जानना चाहता है। जोधपुर में ब्यूटिशियन अनीता चौधरी हत्याकांड का 13 दिन बाद भी खुलासा नहीं हो पाया है। मुख्य आरोपी बार बार बयान बदल रहा है, वहीं वारदात में सहयोगी उसकी पत्नी के साथ भी बयान मेल नहीं खा रहा है। हालांकि सोमवार को आरोपी के घर से हथियार, नींद की गोलियां और केमिकल के कुछ डिब्बे बरामद जरूर हुए। उधर अनीता के रिश्तेदार अब तक शव लेने के लिए राजी नहीं हुए हैं। जोधपुर पश्चिम के डीसीपी राजश्री राज ने इस पूरे मामले पर कहा है कि गुलामुद्दीन फारूकी और उसकी पत्नी आबिदा परवीन से पूछताछ जारी है। गुलामुद्दीन के बयान और मिले सुराग के आधार पर जांच की जा रही है। वहीं मरहूम के रिश्तेदारों से भी बात कर रहे हैं ताकि जल्द पोस्टमार्टम करवाया जाए। वैसे पुलिस जो है जिन सवालों की सबसे पहले तलाश कर रही है, जवाबों की इन सवालों के, वो यही है कि अनीता के मर्डर का कारण और हत्या कैसे हुई, अनीता की हत्या से पहले उसके साथ क्या हुआ और उस रात गुलामुद्दीन के साथ कितने लोग थे। परिवार वाले लगातार प्रॉपर्टी कारोबारी तैयब अंसारी पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। उसकी इस पूरे हत्याकांड में क्या भूमिका है ये भी पता लगा रही है पुलिस, और हत्या के पीछे ब्लैकमेलिंग या प्रॉपर्टी विवाद का कोई एंगल है या नहीं ये भी पता लगा रही है पुलिस। आरोपी और उसकी पत्नी से अलग अलग पूछताछ हो रही है। वहीं पुलिस ने गुलामुद्दीन को 7 दिन के रिमांड पर ले रखा है। पूछताछ के तकरीबन 5 दिन बीत गए हैं। गुलामुद्दीन बार बार बयान बदल रहा है। गुलामुद्दीन ने पहले मीट काटने वाले चाकू से हत्या करने की बात कही थी, बाद में उसने सिर पर हथौड़े से मारकर हत्या करने की बात को कहा था कि उसने हथौड़ा मारकर हत्या की है। गुलामुद्दीन ने बताया था कि अनीता को वीआईपी से मिलाने और अच्छा फायदा होने का झांसा दिया था। रात गुजारने के लिए वो कपड़े लेकर बुलाया था उसे। उसकी पत्नी आबिदा परवीन से पुलिस ने जब पूछताछ की तो उसने कहा कि दोनों को आमने सामने बिठाकर, अलग अलग बिठाकर हर तरीके से बयान लिए जा रहे हैं। आबिदा का इस पूरे मामले पर कहना है कि गुलामुद्दीन किसी आदमी को बुलाकर कत्ल कराने वाला था। ये बात उसने मुझे फोन पर बताई थी, तब मैं अपनी बहन के घर गई थी। पुलिस सोमवार को आरोपी गुलामुद्दीन को उसके घर लेकर गई और जांच की। घर के हर सामान की तलाशी ली गई। एक कमरे से नींद की गोलियां और नशे के लिक्विड मिले हैं। कुछ केमिकल के डिब्बे भी मिले हैं। घर में खून का लेकिन कोई भी धब्बा नहीं मिला। उम्मीद है, ऐसा पुलिस मान रही है, कि गुलामुद्दीन ने केमिकल के इस्तेमाल से खून के धब्बों को साफ किया है। अनीता की हत्या के बाद लाश के टुकड़े कर अलग अलग बोरों में भरा गया था। पुलिस अधिकारियों ने गड्ढे की कई बार जांच की है। पुलिस ने सुराग ढूंढने के लिए गड्ढे की मिट्टी को भी छनवाया था। गुलामुद्दीन ने लाश को गाड़ने से पहले उसमें काफी मात्रा में इत्र डाला था। दरअसल पुलिस को 30 अक्टूबर की रात को गुलामुद्दीन के घर के पास 10 फीट गहरे गड्ढे से 6 टुकड़ों में एक बोरे में भरी अनीता की लाश मिली थी। पुलिस के सामने हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने की सबसे बड़ी चुनौती अनीता का परिवार बना हुआ है। पुलिस का कहना है कि अनीता का परिवार जांच में किसी तरह से सहयोग नहीं कर रहा है। इस कारण ना तो पोस्टमार्टम हुआ है और ना ही परिवार के बयान हो पाए। लाश के टुकड़े 14 दिन से एम्स की मॉर्चरी में रखे हुए हैं। शव से साक्ष्य खराब होने का भी खतरा मंडरा रहा है। मृतका के जो पति हैं मनमोहन और बाकी रिश्तेदारों का धरना कूड़ी तेजा मंदिर में चल रहा है। पुलिस 7 बार अनीता के परिजनों से सफेरा नोटिस उन्हें दे चुकी है। पुलिस ने हर बार नोटिस धरना स्थल पर चस्पा किया है। परिजन मुआवजे, सीबीआई की जांच, हत्याकांड के सभी नामों का खुलासा करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन अगर बात करें कि कैसे गुलामुद्दीन ने अनीता मर्डर को अंजाम दिया, तो अभी तक की खबरों के मुताबिक, जितनी मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें आई हैं, जितनी बात सामने आई है, जोधपुर गंगाड़ा मोहल्ले में वो घर है जहां अनीता का कत्ल हुआ और उस घर का मालिक है गुलामुद्दीन। 23 अक्टूबर को गुलामुद्दीन ने अचानक जेसीबी मशीन बुलवाकर ठीक घर के सामने गड्ढा खुदवाया। 10 फीट गहरा गड्ढा था। पूरे मोहल्ले ने जेसीबी मशीन भी देखी और खुदते हुए उस गड्ढे को भी। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि अचानक गुलामुद्दीन ठीक अपने घर के बाहर इतना गहरा गड्ढा क्यों खुदवा रहा है। इधर गड्ढा खुदता है
और गड्ढा खुदने के ठीक 3 दिन के बाद जोधपुर शहर की 50 साल की एक महिला अनीता चौधरी अचानक गायब हो जाती है। अनीता चौधरी ब्यूटी पार्लर चलाती थी। 26 अक्टूबर को ब्यूटी पार्लर आती हैं और उसके बाद गायब हो जाती हैं। गड्ढा खुदे हुए अब 8 दिन हो चुके थे। इन 8 दिनों में गड्ढे को भर भी दिया गया था। उधर अनीता चौधरी को गायब हुए 5 दिन हो चुके थे। अब भी अनीता का कोई सुराग नहीं मिला था। पुलिस की तफ्तीश जारी थी। गड्ढा खुदने और भरने के ठीक 8 दिन बाद 31 अक्टूबर की रात जोधपुर पुलिस की एक टीम गुलामुद्दीन के उसी घर के बाहर पहुंचती है। इस बार पुलिस वाले भी अपने साथ जेसीबी मशीन लेकर पहुंचे और 8 दिन पहले खुदा गड्ढा फिर से भर चुका था, लेकिन अब पुलिस ने अपनी निगरानी में वो गड्ढा फिर से खुदवाना शुरू किया और इस बार गड्ढा जब 10 फीट की गहराई पर खुद गया तब उसमें से अनीता की लाश के 6 टुकड़े बाहर निकलते हैं। लेकिन कत्ल से पहले की कहानी अगर आपको मैं बताऊं तो जोधपुर में मौजूद अग्रवाल टावर नाम की वो जगह है जहां पर अनीता का सनशाइन ब्यूटी पार्लर है और इसी ब्यूटी पार्लर में अनीता जो है आखिरी बार जाते हुए देखी गई थी। अनीता चौधरी शादीशुदा है, उसका एक बेटा भी है। 26 अक्टूबर की सुबह अनीता रोजाना की तरह घर से अपनी ब्यूटी पार्लर पहुंची थी और फिर कुछ देर के बाद वो वहां से निकल जाती है। काफी देर तक जब वो वापस ब्यूटी पार्लर नहीं लौटी तो ब्यूटी पार्लर में काम करने वाली एक और महिला स्टाफ ने उन्हें फोन किया। कई बार फोन करने पर उनका फोन नहीं लगा, फोन ऑफ था। बाद में वो अनीता के पति मनमोहन को फोन करती है। अनीता के पति को जैसे ये बात पता चलती है वो हर तरफ उन्हें ढूंढना शुरू करते हैं। अनीता का मोबाइल लगातार बंद जा रहा था। अनीता की तलाश में 26 अक्टूबर का पूरा दिन और पूरी रात निकल जाती है, लेकिन कुछ भी अनीता के बारे में पता नहीं चलता। आखिरकार इसके बाद 27 अक्टूबर को अनीता के पति मनमोहन पुलिस में अनीता की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं। अब पुलिस अनीता की तलाश में जुट जाती है। 4 दिन बीत जाते हैं, अनीता का कोई सुराग नहीं मिलता। मगर इसी बीच अनीता के पति मनमोहन के पास अनीता की एक सहेली जिसका नाम सुमन है उसका फोन आता है। सुमन मनमोहन से कहती है कि उसे शक है कि अनीता को तैयब अंसारी नाम के एक प्रॉपर्टी डीलर ने किडनैप कर लिया है। अब सुमन मनमोहन से यह भी कहती है कि अनीता के पास कुछ ऐसा जरूर था जो प्रॉपर्टी डीलर तैयब अंसारी की इमेज को नुकसान पहुंचा सकता था। तैयब अंसारी जो है पाली का रहने वाला है और अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से कहते हैं उसकी अच्छी खासी दखल है। सुमन के साथ इस बातचीत को सुमन के कहने पर ही मनमोहन ने रिकॉर्ड कर लिया, फिर इसे पुलिस को भी दिया। इस ऑडियो रिकॉर्डिंग के बाद पुलिस ने तैयब अंसारी से भी संपर्क किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अनीता का कोई सुराग नहीं मिला। हर तफ्तीश जो है पुलिस की जारी थी। तफ्तीश के दौरान पुलिस को एक सीसीटीवी कैमरा जरूर मिलता है जो अनीता के ब्यूटी पार्लर के बाहर की सड़क किनारे लगा था। इस कैमरे में अनीता दिखाई देती है और 26 अक्टूबर की दोपहर को पीला सूट पहने अनीता एक ऑटो में बैठती नजर भी आती है। मगर जब वो कैमरा देखा गया, कैमरे की फुटेज देखी गई तो तस्वीर देखकर साफ लगता है कि वो बगैर किसी दबाव के अपनी मर्जी से ऑटो में बैठकर वहां से गई है। अब इसी सीसीटीवी के सहारे पुलिस उस ऑटो वाले की तलाश में जुट जाती है। आखिरकार ऑटो वाला मिल भी जाता है। इसके बाद जब उससे पूछताछ होती है तो वो बताता है कि उसने 26 अक्टूबर की दोपहर अनीता को गंगाड़ा इलाके में ड्रॉप किया था। अब पुलिस के सामने सवाल ये था कि गंगाड़ा में अनीता को कोई जानकर रहता है या नहीं। और फिर इस बारे में अनीता के पति और रिश्तेदारों से पूछताछ हुई तो एक अलग कहानी सामने आई। पता चला कि जिस जगह अनीता का ब्यूटी पार्लर है ठीक उसके सामने ड्राई क्लीन की दुकान है, स्टार ड्राई क्लीनर के नाम से, और इसी स्टार ड्राई क्लीनर का मालिक है गुलामुद्दीन गंगाड़ा में रहा करता था। क्योंकि अनीता और गुलामुद्दीन की दुकानें आमने सामने थी तो लिहाजा सालों से दोनों एक दूसरे को जानते थे। हाय हेलो थी, सलाम हुआ थी। ये जानकारी मिलते ही अब जोधपुर पुलिस की एक टीम सीधे गंगाड़ा में गुलामुद्दीन के घर पहुंच जाती है। अब जब जोधपुर पुलिस गुलामुद्दीन के घर पहुंची तो पता चला कि वो पिछले 2 दिन से घर पर है ही नहीं। अब तक पुलिस की टीम गुलामुद्दीन को भी लोकेशन उसकी तलाशने में लग गई थी। इसी दौरान एक सीसीटीवी कैमरे में गुलामुद्दीन नजर भी आता है। 29 अक्टूबर को गुलामुद्दीन एक्टिवा स्कूटी पर बैठकर जोधपुर रेलवे स्टेशन की तरफ जाता दिखाई देता है। गुलामुद्दीन का यूं अचानक गायब हो जाना पुलिस का माथा ठनका रहा था। खैर, इसी के बाद अब पुलिस गुलामुद्दीन की बीवी जिसका नाम आबिदा है उससे पूछताछ शुरू करती है। थोड़ी देर तक इधर उधर घुमाने के बाद जैसे हर कातिल करता है, हर अपराधी करता है, आखिरकार आबिदा टूट जाती है और सच बोलना शुरू करती है। और उसका पहला सच ये था कि 8 दिन पहले उसके घर के ठीक बाहर 10 फीट गहरा जो गड्ढा खोदा गया था फिर उसे भरा गया। अब पुलिस वाले फिर से उस गड्ढे को खोदे, ये कहा था आबिदा ने। फिर इसके बाद 21 अक्टूबर की रात वो आबिदा ही थी जिसने पुलिस वालों को जेसीबी मशीन मंगाकर अपने ही घर के बाहर बने उस गड्ढे को दोबारा खुदवाया था। आबिदा के कहने पर ही इसी गड्ढे से अनीता की लाश के 6 टुकड़े बाहर आए। इन्हीं अलग अलग बैगों में अनीता टुकड़ों में पूरी तरीके से सिमटी हुई थी। आबिदा अनीता का सच अब
उगल चुकी थी। 6 टुकड़ों में बटी अनीता की लाश पुलिस के कब्जे में थी। कपड़ों से अनीता के पति और बेटे ने लाश की शिनाख्त करी। बेटे ने बल्कि अंगूठी से कह रहे हैं कि उसकी शिनाख्त करी, लेकिन आबिदा का शौहर गुलामुद्दीन अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर था। लिहाजा अब पुलिस ने आबिदा से ही पूरी साजिश की कहानी सुननी चाहिए। इसके बाद आबिदा ने जो कहानी पुलिस को सुनाई वो थी 26 अक्टूबर की दोपहर की, जब ऑटो में बैठकर अनीता गंगाना में गुलामुद्दीन के घर ही गई। दरअसल गुलामुद्दीन ने उसे अपने घर बुलाया था। घर पहुंचने के बाद गुलामुद्दीन और आबिदा ने अनीता के शरबत में बेहोशी की दवा मिलाकर उसे बेहोश किया और फिर गुलामुद्दीन ने चाकू से उसकी हत्या कर दी, ऐसा आबिदा ने पुलिस को बताया और अभी तक की जानकारी यही है। हत्या करने के बाद उसने लाश के 6 टुकड़े किए, फिर सारे टुकड़ों को उसने बड़े बड़े पॉलिथीन के बैग में पैक किया। इसके बाद दोनों मियां बीवी रात होने का इंतजार करते रहे ताकि गुलामुद्दीन उसे गड्ढे में दफना सके। गुलामुद्दीन पहले से ही प्लास्टिक की थैलियां और बहुत सारा इत्र खरीद कर ला चुका था। प्लान के तहत ठीक घर के सामने बाकायदा जेसीबी मशीन बुलाकर पहले ही गड्ढा खुद चुका था। जैसे ही रात काली हुई, लोग शांत हुए, अपने अपने घरों में सोने गए। दोनों मियां बीवी मिलकर एक एक करके लाश के 6 टुकड़े पॉलिथीन समेत उसी गड्ढे में डाल देते हैं। लाश के टुकड़े डालने के बाद इत्र की दर्जनों भर शीशियां ढक्कन खोलकर पॉलिथीन के चारों तरफ डाल दी जाती हैं। फिर रात के अंधेरे में ही दोनों 10 फीट के उस गहरे गड्ढे को बराबर कर देते हैं। हैरानी की बात यह है कि जब रात में वो गड्ढा भरा जा रहा था, किसी को कानों कान भनक तक नहीं थी। बहरहाल अब पुलिस के सामने सवाल ये था कि आखिर अनीता का कत्ल क्यों हुआ, जबकि तफ्तीश के मुताबिक अनीता और गुलामुद्दीन करीब 20 साल से 15-20 साल से एक दूसरे को जानते थे। आमने सामने दुकान होने की वजह से इनकी रोजाना की मुलाकात थी, पर दोनों का काम अलग अलग था। अनीता ब्यूटी पार्लर चलाती थी तो गुलामुद्दीन ड्राई क्लीन की दुकान चला रहा था। यानी आपस में प्रोफेशनल किसी चीज को लेकर कोई लड़ाई नहीं थी। तो फिर कत्ल की वजह क्या थी? पुलिस की माने तो कत्ल की वजह है लालच, मगर जो कहानी सामने आ रही है वो अलग ही है। बहरहाल दरअसल अनीता सोने के गहने पहनने का शौक था। वो ब्यूटी पार्लर भी आती थी तो अक्सर बहुत सारे गहने पहनकर आती थी। इधर गुलामुद्दीन को कहते हैं जुए की लत लग चुकी थी और इसी जुए के चक्कर में वो 12 लाख रुपए कर्ज उस पर चढ़ चुका था। कर्ज उतारने का जब उसे कोई रास्ता नहीं सूझा तो अचानक उसे ख्याल आया कि अगर अनीता के सोने के जेवर लूट लिए जाएं तो उससे लाखों रुपए मिल जाएंगे और बस इसी से वो अपना कर्ज उतार पाएगा। इसी के बाद गुलामुद्दीन ने अपनी पत्नी आबिदा को भी इस साजिश में शामिल किया, लेकिन यहाँ पुलिस की जो थ्योरी है उसमें झोल है, क्योंकि 26 अक्टूबर की दोपहर जब अनीता को ऑटो में बैठकर पीले सूट में वो नजर आती है, गंगाना के लिए ऑटो में बैठकर निकलती है, उस वक्त उसके जिस्म पर सोने के गहने कम थे। अब अगर अनीता के कत्ल की वजह उसके जेवर को लूटना था तो बिना जेवर वाली अनीता का कत्ल गुलामुद्दीन क्यों करेगा? तो क्या कहानी जेवर के आगे भी कुछ है? अगर हाँ तो वो क्या है? अब इन सवालों के जवाब पुलिस तलाशने में जुटी हुई है। हालांकि गुलामुद्दीन को पुलिस मुंबई से गिरफ्तार करके जोधपुर 8 तारीख को लेकर आ चुकी है। जोधपुर में पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है इस सब के पीछे आखिर कौन है, क्योंकि अभी तक की तफ्तीश में ये भी बात पता चली है कि गुलामुद्दीन ने जब अनीता को फोन किया था तो वो अपने साथ जो बैग लेकर आई थी उस बैग में कपड़े थे और वो वहां पे रात में रुकने आई थी। अब अगर इतनी अच्छी बातचीत नहीं थी, जान पहचान नहीं थी, तो वो कपड़े लेकर रुकने क्यों आई थी? कई सवाल हैं जिनका पता पुलिस लगा रही है। इस केस में जो भी अपडेट आएगी वो तो हम आपको जरूर बताएंगे ही। बाकी इस पूरी कहानी के ऊपर और अनीता के कत्ल के ऊपर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।